हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। क्लास 8th वालों, साइंस का एक और चैप्टर आया है, कोल एंड पेट्रोलियम। पहला चैप्टर क्रॉप आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आपकी नोट्स बनाए कि ना बनाए। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपके टीचर इससे बेस्ट नोट्स बनवा रहे हैं तो आप बनवा सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सिंपल चीज़ों को रखूँ। तो आप ट्राई कर सकते हैं मेरी भी नोट्स को, आप कहीं से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, साइंस को समझ कैसे रहे हैं, मैं वही कोशिश करता हूँ। तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो उसमें सबसे पहली जो हेडिंग आपकी है वो है रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द रिसोर्स? संसाधन, जिसे हम लोग संसाधन कहते हैं। कि देखिए, रिसोर्स आर थिंग वी यूज टू मीट आवर नीड्स एंड मेक लाइफ ईजियर। कि जो भी डेली लाइफ में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो रिसोर्स कहलाते हैं। अब ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड या सिंथेटिक भी हो सकते हैं। हमें पूरे चैप्टर के अंदर नेचुरल वाला पढ़ना है। अब बात समझिएगा। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि नेचर में जो सारी चीज़ें हैं वो अनलिमिटेड हैं। कुछ चीज़ें नेचर में लिमिटेड हैं और कुछ चीज़ें क्या होंगी, अनलिमिटेड हैं। तो आपको ऐसे समझना, आपको रटना नहीं है। अब जो चीज़ पहली हम समझते हैं लिमिटेड, अब खुद सोचिए, अगर कोई चीज़ लिमिटेड है यानी वो ख़त्म हो जाएगी। जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और मिनरल्स हैं, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं। भले ही नेचुरल हैं, हमने नहीं बनाया है, बने बनाए हैं, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। और जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्ट। क्या बोलेंगे? एग्जॉस्ट होना। अच्छा, खुद सोचो, अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसका मतलब है कि इनका जो रिन्यूएबिलिटी है, यानी इनका जो रिचार्ज है, ये हो नहीं पाएगा, या होगा तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल, यानी इनको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। इनको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। ये एक बार ख़त्म हो गए तो बनेंगे भी तो करोड़ों साल के अंदर बनेंगे। बात समझ में आ गई? इसे बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अदर दूसरा हो, सनलाइट की बात कर लो, एयर की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, सॉयल की बात कर लो, ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। अच्छा, अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये लगातार बनते आ रहे हैं। भाई, सनलाइट के अंदर एनर्जी निकल रही है, पानी किसी ना किसी माध्यम से नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता रहता है, सॉयल घट रही नहीं है ना, एयर उतनी ही है। तो ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं, यानी ये ख़त्म नहीं होंगी, यानी इन्हें हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। यहाँ एक बात मैं कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, बट यहाँ जब वाटर की बात करेगा तो वाटर दुनिया में बहुत ज़्यादा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं यहीं पर बात कर दूँ ड्रिंकिंग वाटर। बात समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर आपके सामने, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, मेरी बातों को मत ध्यान दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो पीने का पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, एक होता है नॉर्मल पानी, भाई खारा पानी, समुद्र का पानी, इतना ज़्यादा पानी। अब बताइए, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये लिमिटेड या अनलिमिटेड? भाई जाहिर सी बात है, जो पीने का पानी है, सब लोग कहते हैं ना ख़त्म हो जाएगा, सही से इस्तेमाल करो। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे आ जाए कि ड्रिंकिंग वाटर क्या है, तो आप कहोगे लिमिटेड है, यानी ख़त्म हो जाएगा, यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है। बात समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं कंपैरिजन। कई बार कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। देखिए, सबसे पहला है पॉइंट अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि नेचर में कितना है। तो हमने कहा नेचर में एग्जॉस्टिबल यानी खत्म हो जाएगा, तो लिमिटेड क्वांटिटी में है, और इनएग्जॉस्टिबल अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। अगला पॉइंट आता है कैन दे गेट डिप्लीटेड, क्या ये खत्म हो जाएंगे? यस। एग्जॉस्ट का मतलब ही क्या है? खत्म हो जाना, यानी एग्जॉस्टिबल वाले खत्म हो जाएंगे और इनएग्जॉस्टिबल वाले खत्म नहीं होंगे। अगला पॉइंट आता है रिन्यूएबिलिटी, यानी क्या इनको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, क्या फिर से इनको लाया जा सकता है? तो एग्जॉस्टिबल वालों को लाया नहीं जा सकता। अभी हम पढ़ेंगे, अगर आएगा भी तो मिलियंस ऑफ ईयर में आएगा, मतलब ना के बराबर, भाई ना के बराबर है ना। हमें तो अपनी जिंदगी में लाना है ना, वरना फायदा क्या है। अच्छा, इनएग्जॉस्टिबल लगातार बन रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है? देखो, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, है ना। और इसके एग्जांपल में सनलाइट, एयर, विंड और वाटर। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी क्या इन्वायरमेंट पे कोई असर पड़ेगा या नहीं? सिंपल सी बात है कि अगर एग्जॉस्टिबल में आप कोयला जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, नेचुरल गैस जलाओगे, इन सब का पॉल्यूशन होगा, इन सब से क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। जबकि आपके सनलाइट, एयर, विंड, वाटर, इन सब से पॉल्यूशन नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे अरे सर पहले चैप्टर में आपने पढ़ाया वाटर पॉल्यूशन, है ना। बेटा एक बात समझना, मैंने ये कब कहा कि वाटर
का पॉल्यूशन होता है, वाटर में पॉल्यूशन होता है। जैसे ना अब पानी अगर समुद्र में बह रहा है तो उस पानी की वजह से कुछ नहीं होगा, उस पानी में आप पॉल्यूशन डालोगे तो दिक्कत आएगी, ये बात समझिएगा। चलिए अब आते हैं फ्यूल्स के ऊपर। फ्यूल्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे मशीन होती है, जैसे देखो हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, हम लोग रोज़ का रोज़ खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, इसलिए हम रोज़ का रोज़ खाना खाते हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जो भी मशीनें होती हैं उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको भी खाना देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है फ्यूल। यानी फ्यूल इज़ एनीथिंग दैट वी बर्न, यानी फ्यूल वो चीज़ है जिससे जलाने पर एनर्जी मिलती है। और फ्यूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, साइड में देखिए। फ्यूल का यूज़ हम कुकिंग करने में, कार को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, कीप अस वार्म। वार्म का मतलब ठंडी में जो गर्मी आती है ना, हमें गर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी, भाई कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। यहाँ टांडा के अंदर एनटीपीसी के अंदर आप देखिएगा तो कोयले से बनती है, तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। अब आते हैं व्हाट इज़ द फॉसिल। अब फॉसिल का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं फोटो एल्बम, बहुत पुरानी, जो हम बचपन में थे, मम्मी पापा बचपन में थे, उनकी एल्बम देखते हैं। बात समझे कि यार इतने साल पहले ये लोग ऐसे थे। तो सेम ऐसे ही रिमेन्स, जब शेल हो, डायनासोर हो या प्लांट्स हो, जब इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके जो पार्ट कुछ बचे रह जाते हैं, जो हड्डियाँ वगैरह बची रह जाती हैं, मिलियंस यानी बहुत लंबे समय के बाद इन्हें क्या बोलने लगते हैं, फॉसिल। इन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल। यानी मान लो डायनासोर का एग्जांपल लो, डायनासोर की डेथ हो गई, उसकी हड्डियां या जो भी पार्ट हैं वो बचे रह गए ज़मीन के अंदर, तो कई हज़ारों सालों, मिलियन साल के बाद हम इन्हें क्या बोल देते हैं, फॉसिल। बाद में जाके यही फॉसिल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूल के अंदर, तो फॉसिल फ्यूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल आर नेचुरल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट वर फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर एगो फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। तो डेड प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स थे, जो अवशेष बाकी थे, उन्हीं से क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल। कैसे बनते हैं, ये लाइन आप याद रखिएगा। सबसे पहले लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, प्लांट एंड एनिमल डाइड, भाई बहुत पहले प्लांट एंड एनिमल मर गए होंगे। गॉट बरीड, और सॉइल के अंदर क्या हो चुके होंगे, बरीड हो गए, दफन हो चुके होंगे। मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हीट और प्रेशर आया होगा, जनरेट हुआ होगा, जिसकी वजह से इनको कन्वर्ट हो चुका होगा कोल और ऑयल गैस में, कोयल, पेट्रोलियम, ऑयल गैस, सारी चीज़ें। दिस फ्यूल आर फाउंड डीप अंडर द अर्थ। जाहिर सी बात है ये अर्थ के अंदर के हिस्से में ही मिलेंगे, क्योंकि अर्थ के अंदर वाले हिस्से में ही इतना ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है। टाइप क्या होते हैं, कोल है ना, जो हमें पढ़ना है, ब्लैक कलर का होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है। ऑयल या पेट्रोलियम थिक होता है और लिक्विड होता है, जो कि पेट्रोल, डीजल और अदर प्रोडक्ट में काम आता है। नेचुरल गैस जो है वो कुकिंग करने के काम आता है या हीटिंग करने के काम आता है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये लोग, इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इनसे एनर्जी मिलती है, कार चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, खाना बनाने में, फैक्ट्रीज़ के अंदर। अच्छा, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि जब आप इनको जलाएंगे, जलाने के बाद ये एयर को पॉल्यूट करेंगे, यानी अलग अलग गैसेस निकालेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा लकड़ी या कोयला जलाने पे CO2 गैस निकलती है, और CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होती है। देख लो लिखा भी है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये लोग नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी ये लोग लिमिटेड क्वान्टिटी के अंदर हैं, यानी ये लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक तरफ कोल, एक तरफ पेट्रोलियम। भाई देखो ज़मीन पे बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ सूख गए, मर गए, फिर मिट्टी के अंदर दफन हो गए। ऐसे ही छोटे छोटे जीव हैं समुद्र के अंदर, उनकी भी डेथ हो गई, और समुद्र के अंदर वो भी क्या हो गए, दफन हो गए। और बाद में कुछ समय के बाद, यानी कि करोड़ों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद ये लोग कन्वर्ट हो गए। तो ज़मीन पे जो होगा, यानी पेड़ वगैरह से कोल बनेगा। समुद्र में जो बात होगी वो लिक्विड यानी ऑयल यानी पेट्रोल बनेगा। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, कोल और पेट्रोल में। ये डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसी में सारी मैंने एक साथ लगा दिया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, समझिएगा। सबसे पहला फीचर यानी ओरिजिन। भाई कोल की ओरिजिन कहाँ से हुई है, डेड प्लांट बरीड अंडर सॉइल। कि जो डेड प्लांट्स थे, जब सॉइल के अंदर क्या हो गए हैं, दफन हो गए हैं, उनसे क्या बना है, कोल। पेट्रोलियम क्या है, डेड मैराइन प्लांट एंड एनिमल, डेड मैराइन प्लांट एंड एनिमल। यहाँ कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है, उस पर अभी मत जाइएगा, जैसे यहाँ पे डबल एन है, ठीक। चलिए, दूसरा अपीयरेंस कैसा दिखता है, भाई जाहिर सी बात कोयला काला काला दिखता है, गोरा तो दिखेगा नहीं। कोयला काला काला यानी ब्राउनिश ब्लैक दिखेगा। पेट्रोलियम थिक डार्क कलर्ड होता है। जब आप पेट्रोलियम, हालांकि आप देखेंगे नहीं क्योंकि हम लोग तो पेट्रोल और डीजल देखते हैं, बट है ना, बट पेट्रोलियम का मतलब पूरा,
जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि खाना और पनीर, तो जब मैं खाने की बात करूंगा तो खाने में सब कुछ आ जाएगा, दाल चावल इडली डोसा पनीर हलवा सब आ जाएगा। तो जब मैं पेट्रोल की बात करता हूँ मतलब सब कुछ। लेकिन जब मैंने कहा पनीर यानी खाने का स्पेशल टाइप पनीर है, भुर्जी है, पनीर भुर्जी है ना, और सारी चीज़ें बिरयानी है। तो ऐसे ही पेट्रोलियम के अंदर देखो नीचे लिखा है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। बात समझ में आ गई? ओके। स्टेट का मतलब कोयला कैसा होता है? सॉलिड होता है, जाहिर सी बात है। पेट्रोलियम लिक्विड होता है लेकिन स्मेली होता है, यानी पेट्रोलियम पे महक आती है, इसीलिए चाहे केरोसिन का ऑयल सूंघ हो, चाहे डीजल चाहे पेट्रोल, सभी के अंदर महक होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब इसमें कौन कौन लोग हैं, तो याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर स्मॉल अमाउंट में होते हैं, याद रहना चाहिए CHONS। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन यानी एक हाइड्रोकार्बन, यही हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ है, मिक्स हैं, है ना, और सल्फर होता है थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर। अब पॉल्यूशन जाहिर सी बात है, कार्बन से CO2 गैस से ग्लोबल वार्मिंग, नाइट्रोजन से NO2 और SO2 एसिड रेन, और NO2 से स्मोक होता है। तो सबके आगे O2 लगा दो, फिर कुछ कहें सर H के आगे O2, HO2 कुछ होता ही नहीं है, HO2 कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके। और ऑक्सीजन है ही, तो C के आगे O2 CO2, N के आगे O2 NO2, S के आगे SO2 SO2, ठीक है ना। तो पहला CO2 से ग्लोबल वार्मिंग, SO2 NO2 यानी SO2 NO2, मैं इसे बोलता हूँ SO2 NO2 यानी एसिड रेन, और NO2 स्मोक। बाकी साइड में आपको दिख रहा होगा इनके अंदर अलग अलग CO, CO2 NO2 पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। और हाँ, एक चीज़ का वेट करते हैं, जस्ट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, आई थिंक थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें, 1 मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ। वेट। ठीक है, नेचुरल गैस ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर ओके। पेट्रोलियम का देखना था, हाँ ठीक है। पेट्रोलियम, कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ओके सही है, ठीक है ना, सारी चीज़ें सही हैं। ओके, अब आते हैं, अच्छा यहाँ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्या हो रहा था, यह देखो कि पेट्रोलियम में सल्फर होता है स्मॉल अमाउंट में, बट यहाँ गैस निकलती है NO2। सल्फर होता है बट गैस कौन सी निकलती है? NO2 गैस निकलती है। अब ये थोड़ा सा मुझे, लेकिन बुक ने दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लूँगा, अगर कुछ होगा तो कमेंट में पिनअप कर दूंगा, बट बुक ने दिया हुआ है तो इसमें इसलिए लिखा हुआ है। ओके, सल्फर। ओके, आइए बात करते हैं आगे, मेन यूज़। अब जाहिर सी बात है, जो भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होंगे, हम पेट्रोलियम पहले बात करते हैं। जो भी पेट्रोलियम आप देख रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, अक्सर इन्हें व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। किसके अंदर? व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। दूसरा, जो कोल होता है उसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है घरों में। पुराने ज़माने में ट्रेन चलती थी, इंडस्ट्री के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर यूज़ किया जाता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब कोल से क्या क्या बनाया जा सकता है? कोक, कोल तार या कोल गैस बनाई जा सकती है। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, चलिए अब आते हैं हाउ कोल इज फॉर्म। कोल कैसे बना है, तो ये सभी को VIP कर लेना है। कोई भी टीचर होता है ये ज़रूर देता है हाउ कोल इज फॉर्म। तो हम इसको कई तरीके से पढ़ने वाले हैं, कहानी के माध्यम से भी पढ़ेंगे, नॉर्मल भी पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ना है उस तरीके। सबसे पहले छोटा वाला बता देता हूँ, देखिए हाउ कोल इज फॉर्म। 300 मिलियन ईयर एगो, यानी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले। प्लांट डाई एंड फॉल, कि बहुत पहले प्लांट थे, बहुत ज़माने पहले प्लांट डाई यानी फॉल, ठीक है ना, मर गए और मरने के बाद, सूखने के बाद गिर जाएंगे। बरीड इन मड, अब जो भी मड है, जो भी मिट्टी है, जो पानी का दलदल है, उसके अंदर क्या हो जाएंगे? बरीड हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो अंदर पहुंचेगी नहीं, तो बहुत सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद उनके ऊपर लेयर की लेयर आती जाएगी, और उसकी वजह से हीट और प्रेशर जनरेट होगा, कोल बन जाएगा। सेम मिलियंस ऑफ ईयर एगो, बहुत पहले की बात है, समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे जीव रहते थे, वो भी डाई हो जाएंगे, बरीड हो जाएंगे सेडिमेंट के अंदर। यानी सेडिमेंट का मतलब वो जो नीचे की पूरी परत होती है पानी के अंदर, हीट और प्रेशर जनरेट होगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। अब ये आसान तरीका है, यानी हेडिंग आपको याद है, अब पूरा लिख लो, देख लो।
प्लांट डाई एंड फॉल, है ना, देखो ये पहले पूरा लिखा है, बहुत पहले की बात है। प्लांट डाई एंड फॉल, व्हेन दीज एंशिएंट प्लांट डाइज दे डिड नॉट जस्ट डिसअपीयर, दे फेल इनटू द स्वैम्पी वाटर, बरीड ओवर टाइम, लेयर ऑफ मड सैंड एंड वाटर कवर डेड प्लांट। यानी सिर्फ आपको पढ़ना है 3 से 4 लाइन 5 लाइन, कुछ भी आपसे पूछे, ये 4 हेडिंग आप याद कर लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। और छोटा, दोनों में अंतर देखो, डेड प्लांट मर गए, मड में दब गए, टाइम के साथ यानी बहुत समय के बाद प्रेशर और हीट की वजह से कोल बन गए। डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ डेड प्लांट था, यहाँ डेड सी क्रिएचर है। यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं तो ज़मीन पे बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं क्या, डेड सी क्रिएचर यानी पानी की बात कर रहे हैं। बाकी सब कुछ क्या सेम है, मड, टाइम, प्रेशर, हीट, क्या बन गया, पेट्रोलियम। अब खुद सोचिए, ये जो प्रोसेस हो रही है कोयले की प्रोसेस, ये मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर हो रही है। किसके अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर हो रही है, मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन। ओके, अब आते हैं टाइप ऑफ कोल, किस बेस पे है, बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट। कार्बन के कंटेंट यानी कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या है टाइप ऑफ कोल। चलिए बात करते हैं। बहुत सारे लोग पीट लिखते नहीं हैं, बट पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सबसे पहले पीट आता है। तो मैं एक सिंपल, मैं पीट को देखो लिखा पूरा है बट छोड़ता हूँ, अब यहाँ लिखता हूँ जो बहुत सारी बुक लिखते हैं, बट याद रखिएगा पीट भी होता सबसे पहले वही। देखो लिग्नाइट, पीट के पहले पीट, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, और बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मिनट, अलग अलग बुक अलग अलग चीज़ें लिखती हैं। ओके चलिए, तो बहुत सारी बुक देखिए बेटा अलग अलग तरीके से लिखती हैं, और मुझे एक बार वेट करिए, मैं चेक करता हूँ हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। वेट जस्ट 1 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है ना। क्लास 8th एनसीईआरटी, वेट 1 मिनट। एनसीईआरटी में परसेंटेज कंटेंट देख लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में परसेंटेज कंटेंट दिया हुआ है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ओके, सीधा कोल की बात कर लिया है। ओके, परसेंटेज अलग अलग बुक में अलग अलग जगह दिया हुआ है, बट यहाँ परसेंटेज इन लोगों ने नहीं दिया है। तो बहुत सारी बुक के अकॉर्डिंग देखो, ये परसेंटेज मैंने पूरा अलग से निकाला था, बट कई सारी बुक आपको याद करवाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ। बुक के अकॉर्डिंग 40, 20, 60 और 90, यानी 40, 60, 90, 40, 60, 90, 40, 60, 90, ठीक है ना। 40, 60, 90 परसेंटेज अलग अलग जहाँ वेरी करता रहता होगा, इसलिए 40, 60, 90। तो ये इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम। तो यही पूछा जाता है हमेशा, यही पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अलग अलग बुक है, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने लिखा हुआ है, बट यहाँ जो स्कूल की बुक वगैरह होती हैं इसके अंदर जो दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, हटा दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए और मैं कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या है समझिएगा। जब आप कोल को समझिएगा, अगर कोल को आप जला रहे हैं तो कोल पूरा जल जाएगा, भाई जाहिर सी बात, अगर आप कोल को जला रहे हैं तो कोल पूरा जल जाएगा। लेकिन अगर कोल को आप हीट तो दे रहे हैं, समझिएगा बात को, कोल को आप हीट तो दे रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी आपने एयर नहीं दी कोल को। आपने देखो, जब कोल को एयर मिलेगा कोल पूरा जल जाएगा, लेकिन अगर कोल को आपने एयर दिया ही नहीं तो पूरा नहीं जलेगा, और जब वो पूरा नहीं जलेगा तो क्या बनाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट, कोक, कोल तार और कोल गैस। तो ये लिखा हुआ है वाई नो एयर। ये अपने दोस्तों से आप पूछ के देखिएगा जो मुझसे नहीं पढ़े हैं कि हम एयर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इसका जवाब दे पाएंगे, बात समझ में आई। तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम एयर होगी तो कोयला पूरा जल जाएगा और राख बचेगी, और अगर कोयला यानी अगर एयर पूरी नहीं देंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। इसे ही बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और कई जगह ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोलते हैं। अब बात करते हैं कोक, कोल गैस और कोल तार की। सबसे पहले बात करते हैं इनका, इस देखो क्या है, कोक एक सॉलिड होता है ग्रे ब्लैक, सॉलिड, गैस होती है, कोल तार लिक्विड होता है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले आते हैं यूज़ ज़रूर याद रखिएगा। कोक का यूज़ होता है
मेकिंग आयरन एंड स्टील, स्टील और आयरन के बनाने में। कोल गैस का यूज़ होता है फ्यूल के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ओल्ड स्ट्रीट लाइट के अंदर। कोल तार का यूज़ होता है डाई में, पेंट में, मेडिसिन में, और बहुत जगह इसको जो है रोड मेकिंग में यूज़ किया जाता है। अभी आएगा स्मेल स्मोकलेस। अब समझिएगा स्मेल वगैरह इसमें है नहीं क्योंकि ये स्मोकलेस होता है। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट, स्मोकलेस फ्यूल होता है, ये बहुत ज़्यादा हीट देता है, लाइटनिंग में यूज़ किया जाता है और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये जो कोक होता है 98% प्योर होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। कोल गैस में आपका हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस होगी। तो जब गैस है तो क्या होगा, गैस। कोल तार बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज़ की। स्पेशल पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस मोर हीट, यही स्पेशल पॉइंट कोक का है। ये अगर को पूछा जाए कोयले से बेटर क्यों है, पहली चीज़ प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म की वजह से ये हीट ज़्यादा देता है और स्मोकलेस देता है। ओके, ओल्ड टाइम में यूज़ किया जाता था स्ट्रीट लाइटनिंग के अंदर, ये आप याद रहना चाहिए। और ये रिप्लेस बाय बिटुमेन, यानी पहले कोल तार सड़क में यूज़ किया जाता था, अब कौन यूज़ किया जाता है, नाउअडेज बिटुमेन यूज़ किया जाता है। तो आपको इस पूरे में यूज़ ज़रूर याद रखना है, सभी के यूज़ ज़रूर याद रखना है। अगर वैसे कहा जाए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोक का टेक्सचर, कोक की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, रफ होती है। सॉलिड है तो कैसी होगी, रफ होती है। अब कोक क्या होता है वैसे जो लिखा है, कोक अगर कोयले के अंदर से, ये क्या लिखा है माइनस, कोयले के अंदर से ओलाटाइल इम्प्योरिटी, ओलाटाइल का मतलब जो उड़ जाए, तो जो ओलाटाइल इम्प्योरिटी होती है अगर उसको निकाल दिया जाए तो उसे ही क्या बोलेंगे, और मॉइस्चर को कोक बोलते हैं। फिर आते हैं वाटर गैस क्या होती है, अब सिलेबस में है नहीं, आई मीन मेटल नॉन मेटल चैप्टर में था तो बहुत सारी बुक में चैप्टर नहीं है, बहुत सारी बुक में होगा, वहाँ आप पढ़ेंगे। वाटर गैस CO + H2, देखो CO कॉमन है, H2 कॉमन है, तो वाटर में CO + H2, प्रोड्यूसर गैस में एक और गैस आ जाएगी यानी N2, तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, सबसे पहला कि देखो अर्थ के ऊपर मान लो एक ब्लैंकेट है, ऐसे समझिएगा, अर्थ के ऊपर मान लीजिए क्या है, एक ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट है। अब जो भी, खुद समझिए, जो भी हीट सन दे रहा है, जो भी हीट सन पे पड़ रही है, बहुत सारी हीट तो चली जाती है, जो भी सन पे हीट पड़ रही है बहुत सारी हीट तो बाद में क्या हो जाती है, चली जाती है। लेकिन कुछ लोग ब्लैंकेट पहन के बैठे हुए हैं, अब जैसे ही अर्थ पे अगर ब्लैंकेट पहन के बैठे रहेंगे तो ये हीट को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो ऐसे ही कुछ गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये उसको खींच लेती हैं, यानी हीट को पूरा जाने नहीं देती हैं। तो अगर हीट को पूरा जाने नहीं देंगी, हीट को खींच लेंगी, अपने पास रख लेंगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि देखिए, जब ठंडी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे लिए फ़ायदा है, बात समझ में आई, वरना अर्थ बहुत क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब ये ज़्यादा खींचने लग जाएंगे, ज़्यादा, प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज़्यादा ये लोग हीट खींचने लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा हीट खींचने लग रहे हैं, गर्मी में टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर एक लाइन में बोलूँ व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है अर्थ की जो भी हीट आती है वो वापस जाना चाहती है, लेकिन ये लोग उसको बचा के रख लेते हैं। अब यही ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो CO2 सबसे मेन गैस इसके अंदर होती है, सबसे मेन गैस होती है CO2, बात समझ में आई, सबसे मेन गैस होती है CO2, और भी होती है बट CO2 सबसे मेन गैस होती है, समझ में आई बात, CO2 सबसे मेन गैस होती है। ठीक, एक मिनट, हाँ, और भी गैस होती है, सारी गैसेस को मैं एक बार लिख देता हूँ जो मैंने अपने तरीके से यूज़ किया था। ओफन, ओके, चलिए देखते हैं इसमें जो गैसेस हैं उन पूरी गैसेस का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ नीचे, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस का नाम, वेट करिए एक मिनट, पूरे पहले लिख देता हूँ। CO2 सबसे ज़्यादा है, तो कहाँ लिखूँ, ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ CO2, उसके बाद मेथेन यानी CH4, ठीक, उसके बाद N2O, और उसके बाद वाटर वेपर आपको दिख रहा होगा, वाटर वेपर, और एक गैस और आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। इतनी सारी गैसेस होती हैं पूरी की पूरी, तो इतनी सारी गैसेस होती हैं इसके अंदर, कई सारी बुक में लिखा होता है, कई बारी बुक में नहीं लिखा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है सेम,
एसिड रेन अभी बताया था। एसिड रेन का मतलब क्या है, SO2 मान लो, समझा। SO2 जो होता है SO2, ठीक, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अभी बताया था। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ऐसे ही NO2 नाइट्रिक एसिड बना लेगा। ऐसे ही जो पानी होता है वो कार्बोनिक एसिड बना लेगा। अब यही जब एसिड पानी के साथ नीचे आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एसिड रेन। स्मोक का मतलब क्या होता है कि एयर पॉल्यूटेंट, तो हमारे यहाँ है नहीं बहुत ज़्यादा, तो बस याद रखिएगा कुछ चीज़ें होती हैं। ये बात करते हैं पेट्रोलियम पे, है ना, थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं। पेट्रोलियम कैसा होता है, देखिए, अ डार्क बताया, थिक ऑयली लिक्विड फाउंड डीप अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पाया जाता है। दूसरी चीज़, पूरा पॉइंट देखिए हम लोग लिख चुके हैं पहले ही, पेट्रोलियम इज अ डार्क, पहला पॉइंट वही है। इसको कहते क्या है, क्रूड ऑयल या रॉक ऑयल, क्रूड ऑयल कहेंगे या रॉक ऑयल करेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले बना है डेड बॉडीज से, ठीक है। हीट और प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम लंबे समय तक जो है ज़मीन के अंदर जब रहता है तो हीट और प्रेशर की वजह से बन जाता है। फॉसिल फ्यूल है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी ये फिनिश हो सकता है। वैल्यूएबल है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। कई बच्चे कहते हैं सर कोयले को बोलते हैं, नहीं बेटा, पेट्रोलियम को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, जितना मुझे पता है, ठीक, ओके। अब होता ये है कि आप पेट्रोलियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको क्लीन करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के अंदर, सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के अंदर। तो इसे बोला जाता है रिफाइनिंग, यानी जिसमें करते हैं उसे बोला जाता है रिफाइनरी। तो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिफाइनिंग, जो रिफाइनरी के अंदर होती है। अब ये अलग अलग फ्रैक्शन कॉलम में होता है ना, किसके बेस पे होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे उबालते जाएंगे और चीज़ें अलग होती जाएंगी। तो अलग अलग टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। इसके यूज़ दिए गए हैं, किसको, सबको याद होता है भाई, पेट्रोलियम का यूज़ है, पेट्रोल का क्या यूज़ है, डीजल का क्या यूज़ है, केरोसिन का क्या यूज़ है। केरोसिन वाला स्पेशल याद रखना, जेट एरोप्लेन, कि जेट एरोप्लेन में क्या यूज़ होता है, केरोसिन का, ठीक है ना। तो ये यूज़ तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस कुछ भी नहीं होती। पहला, नेचुरल गैस कलरलेस होती है, क्लीन होती है, ठीक है ना, ऑर्डरलेस होती है। तो क्लीन को भी हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये रीज़न इंपॉर्टेंट है। अंदर पाई जाती है, फॉसिल फ्यूल है, सही बात है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मेथेन, मेनली मेथेन की बनी होती है नेचुरल गैस, ठीक है ना। कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, यानी CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो CNG आप सबको आना चाहिए कि CNG क्या होती है, ठीक है ना। तो CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG का यूज़ पढ़ लेना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। कंप्रेस्ड, देखो भाई, C का मतलब होगा कंप्रेस्ड, C का मतलब कंप्रेस्ड, NG का मतलब नेचुरल गैस लिखा हुआ है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब जाहिर सी बात, ये भी व्हीकल के अंदर यूज़ होती है ना, व्हीकल्स के अंदर यूज़ होती है, रन करने में, चलाने में। कुछ भी आता है कि भाई ऑयल, देखो सिंपल बात है, गैस ऊपर होएगी, ऑयल कहाँ होगा, नीचे। और नीचे मैं कर दूँ यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दूँ, पानी। बताओ पानी के ऊपर क्या तैरता है, ऑयल। खुद अंदाज़ा लगाओ, पानी के ऊपर क्या तैरता है, सबको पता है कि पानी के ऊपर क्या तैरता है, ऑयल। तो पानी सबसे नीचे होगा। अगर मैं बनाना चाहूँ, जो NCERT एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऊपर ऑयल होगा, ऑयल के ऊपर भी क्या होगा, गैस होगा। अब ये सिंपल सी बात है, फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड, सही बात है। ये फॉसिल फ्यूल क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, यानी ये कभी ना कभी क्या हो जाएगा, ख़त्म, कभी ना कभी क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों का यूज़ करें, अल्टरनेटिव सोर्स का यूज़ करें। तो अल्टरनेटिव सोर्स में क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, अब समझिएगा, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्लीन होती है। कैसी होती है, इसीलिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इसी को यूज़ किया जाए। तो ये क्लीनर देन द पेट्रोलियम। तो अगर कभी पूछ ले ये अच्छी क्यों है, ये क्लीन होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है भाई, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाइक या कार का यूज़ मत करो, 4 कार से अलग अलग मत जाओ, एक ही कार से 4 लोग जाओ। बात समझ में आई, इस तरीके से काम करो। तो ये पूरा चैप्टर था। अब बताइएगा चैप्टर कैसा लगा, ठीक है ना। इजी चैप्टर था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।